Hello everyone, myself Sunil Yadav and you are watching me on ChemSpace channel। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने सॉल्यूशन चैप्टर की सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसी के लेक्चर्स को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स की डिस्कस की थी, जो कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी होती हैं। आज हम उससे आगे की कुछ कहानियां बातें करने वाले हैं। और अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी क्या होती है, क्या चीज होती है, कैसे कैसे सोल्यूबिलिटी वेरी करती है, सब बातें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले सोल्यूबिलिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए। सोल्यूबिलिटी बेटा जी देखिएगा क्या होता है। सपोज दैट एक एग्जांपल समझाता हूं। मैंने एक ग्लास पानी लिया, 100 ml वाटर था मान लीजिए। उसके अंदर उस 100 ml वाटर का टेम्परेचर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस था और प्रेशर 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। तो उस 100 ml पानी के अंदर आप 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज डिफाइंड एज, दैट इज सेड और वी कैन से दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्वेंट और दैट ऑफ दैट लिक्विड। यानी अगर मैं डेफिनेशन की बातें करूं, डेफिनेशन बोलूं, तो डेफिनेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द it is defined as the maximum amount of solute that can be dissolved in a particular amount of solvent या we can say liquid at a particular temperature and pressure। यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर के ऊपर आप किसी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व कर पा रहे हैं, दैट इज डिफाइंड एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्वेंट। ओके, अब सॉल्युबिलिटी की जब बातें आती है तो बेटा जी आगे सॉल्युबिलिटी आगे कुछ पार्ट्स में बाइफरगेटेड है, बाइफरगेट किया जाता है इसको। कैसे कैसे? solubility of solid in liquid, solubility of gas in liquid। तो इस तरीके से आगे बाइफरगेटेड है, आगे डिवाइडेड है कुछ पार्ट्स के अंदर। उन सब से रिलेटेड हम कुछ बातें करने वाले हैं। जरा क्या होता है वो, क्या कहानियां है वो। अगर मैं बोलूं आपको, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा आपसे तो क्या बात करूंगा? solubility of solid in liquid, solubility of solid in liquid की बातें मैं करूंगा आपसे। सबसे पहले बेटा जी एक रूल बता देता हूं मैं आपको। solubility का रूल है। रूल क्या कहता है? like dissolves like। सोल्यूबिलिटी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है। सोल्यूबिलिटी डिफाइन, किसी चीज की सोल्यूबिलिटी डिटरमाइन करनी है आपको, तो यही रूल होता है, यही बताता है हमें सोल्यूबिलिटी किस तरीके से वेरी करती है। यानी कौन किस में सोल्यूबल हो पाएगा, कौन किस में सोल्यूबल नहीं हो पाएगा, वो बताया जाता है एक फंडा से, एक रूल से, जिसका नाम, जिसको क्या कहते हैं हम? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या होता है? देखिएगा बेटा जी, अब सोल्यूट जो होता है ना, वो सोल्यूट दो तरीके का हो सकता है। सोल्यूट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज polar and the another one is non-polar। There are two types of solute, polar and non-polar, and like this the solvent are also of two types, polar and non-polar। तो ये जो रूल कहता है हमें, रूल क्या कह रहा है? रूल कहता है कि like dissolves like, जो जैसा वो वैसे में ही घुलेगा। यानी कि अगर सोल्यूट बेटा जी हमने पोलर लिया है
सोल्यूट पोलर है तो हमारा जो सॉल्वेंट होगा, अगर वो सॉल्वेंट पोलर है तो वो सोल्यूबल हो जाएगा, तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। और अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर लिया तो सोल्यूबिलिटी कुछ ना कुछ तो होती है, लेकिन बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट होता है। उसको हम ऐसा कह देते हैं जनरल स्टेटमेंट में क्या कह देते हैं कि सोल्यूबल होता ही नहीं है, यानी जो जैसा है वो वैसे में ही घुल पाता है। अदरवाइज वो अगर दूसरे चीज, अगर पोलर चीज को नॉन पोलर में डिसॉल्व करेंगे तो वो नियरली नेग्लिजिबल अमाउंट डिसॉल्व होता है। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, यानी घुलता ही नहीं है। तो अगर सोल्यूट आपने नॉन पोलर लिया, सोल्यूट आपने नॉन पोलर लिया तो वो कैसा होगा, वो नॉन पोलर ही सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो पाएगा। अगर सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, यानी सॉल्युबिलिटी की जो वैल्यू होगी वो काफी ज्यादा आपको मिलेगी। यानी कि अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या होता है। जो जैसा पोलर है तो पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में घुलेगा, यानी ये सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें कहता है। अब मैं बात करता हूं, अब आपको एक जनरल रूल पता लग गया, और ये सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट हर जगह वैलिड रहेगा, चाहे वो गैस इन लिक्विड की बात हो, चाहे वो सॉलिड इन लिक्विड की बात हो, चाहे वो लिक्विड इन लिक्विड की बात हो, ये हर जगह एप्लीकेबल होगा ये रूल। ये लाइक डिसॉल्व्स लाइक का फंडा ही काम करेगा हर जगह। अब हम बात करते हैं जरा क्या होता है आगे की कहानी में। अब मैं बात कर रहा हूं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बातें क्या होती है, कैसे करी जाती है, बातें क्या बताता है हमें ये। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बातें करता हूं। देखिएगा बेटा जी, आप लोग क्या करते हैं, एक गिलास पानी लिया आपने, ये बोतल ले लिया आपने, उसमें आप कुछ सोल्यूट बाहर से ऐड करना शुरू कर देते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप, सोल्यूट ऐड कर रहे हैं। ये आपने सॉल्वेंट लिया है, आपने बाहर से सोल्यूट ऐड करना शुरू कर दिया। जब से आपने सोल्यूट ऐड करना शुरू कर दिया तो जैसे आप डालते जा रहे हैं, मान लीजिए एक ग्लास है एक पानी का, ये ग्लास है, इसके अंदर आप पानी भरा हुआ है, इसमें सोल्यूट डालते जा रहे हैं बाहर, इसको डिसॉल्व करते जाएंगे, घुलता हुआ रहेगा। सॉल्युबिलिटी दिखती रहेगी आपको, सोल्यूबल है ये चीज, सॉल्युबिलिटी आपको नजर आएगी कि सोल्यूबल होता जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, उसके बाद फर्दर डिसोल्यूशन जो है वो रुक जाएगा एक तरीके से। यानी फिर आप बाहर से क्या होगा, आप बाहर से सोल्यूट डाल रहे होंगे, लेकिन आपको दिखेगा कि बिल्कुल तली में जाकर के बॉटम में सेटल डाउन हो गया, वो बॉटम में सेटल डाउन हो गया है। यानी कि वो पॉइंट किसी भी सॉल्वेंट का ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर जाकर के एक फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर अगर आप उसमें फर्दर सोल्यूट डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो दैट पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट। दैट पॉइंट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट एंड द सॉल्यूशन एट दैट टाइम इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। गॉट इट? अगर मैं डेफिनेशन के तौर पर हम इसको बात करें, द पॉइंट एट विच नो मोर solute can be dissolved in a given amount of solvent at constant temperature and pressure is called saturation point, is called saturation point, and the solution at that point is known as सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस पॉइंट का नाम तो सैचुरेशन पॉइंट होता है, और उस टाइम पर जो सॉल्यूशन होता है उसको आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन मानते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब आपको समझ आया होगा कि फिक्स्ड कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर किसी सॉल्वेंट के अंदर आपसे पूछा जाए तो मैक्सिमम अमाउंट सोल्यूट
उस फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर जितना भी आप उसके अंदर सोल्यूबल कर पा रहे हैं, डिसॉल्व कर पा रहे हैं, वही उसका क्या होता है, उस पॉइंट का नाम ही क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट होता है। और उस टाइम पर उस सॉल्यूशन का नाम क्या रखा जाता है बेटा जी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन नाम रखा जाता है। अगर ये बात आपको क्लियर हुई है तो मैं आपको कुछ आगे की कहानियां बताता हूं। कहानियां क्या है जरा आगे। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, सॉल्युबिलिटी जिन बातों पर डिपेंड करती है, वो फैक्टर कौन कौन से हैं जरा समझते हैं इन बातों को। जनरली हम लोग दो फैक्टर्स की बातें करते हैं, फैक्टर्स ऑन विच solubility of solid in liquid depends। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर solubility सॉलिड की लिक्विड के अंदर डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, टेम्परेचर। देखिएगा बेटा जी, टेम्परेचर का फैक्टर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्लास 11th के अंदर आपने चैप्टर पढ़ा था इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम नाम के चैप्टर के अंदर आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम आपने ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा होगा। अब ये जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं यहाँ पर, वो इस ली चैटलियर प्रिंसिपल के बिहाफ पर ही पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि मैं आपको एक बार बता देता हूं क्या होता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है बेटा जी कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, उस इक्विलिब्रियम के ऊपर रिएक्शन होने के बाद अगर आप उस रिएक्शन के अंदर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, तो उस टाइम पर रिएक्शन क्या कोशिश करती है कि जो आप काम कर रहे हैं उसका अपोजिट, यानी उसको रिवर्ट करने की कोशिश करती है रिएक्शन, उसका अपोजिट डायरेक्शन, यानी रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, वो वापस से इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए जो इफेक्ट आपने उस रिएक्शन के ऊपर डाला उसको नलीफाई करने की कोशिश करती है हमेशा। उसी चीज को लेकर के अब यहाँ पर समझते हैं हम। अब देखिएगा रिएक्शंस जो होती है बेटा जी, अब जो हमारी रिएक्शंस होती है वो दो तरीके की हो सकती है। किस किस तरीके से? रिएक्शंस दो तरीके की हो सकती हैं, या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है या तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। रिएक्शन तो दो ही तरीके की हमने पढ़ी है आज तक, एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी ऐसी रिएक्शंस जो हीट इवॉल्व कर रही हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को ऐसे भी डिनोट किया जाता है, डेल्टा एच जिनका नेगेटिव होता है या फिर डेल्टा एच जिनका पॉजिटिव होता है उनको एंडोथर्मिक कहा जाता है। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जो ऑलरेडी हीट इवॉल्व कर रही है, जो रिएक्शंस हीट बाहर निकाल रही हैं, वो हीट फेंक रही हैं बाहर, एक्सेल कर रही हैं हीट को, अगर उसी रिएक्शन को आप टेम्परेचर बढ़ा करके वापस हीट दे रहे हैं, तो बेटा जी ऐसी रिएक्शंस के अंदर इस तरीके की अगर हमारी सोल्यूबिलिटी जो हम पढ़ रहे हैं, अगर वो सोल्यूबिलिटी वाला जो फंडा है, सोल्यूट को जो आपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, अगर तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो वो टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज करेगा सोल्यूबिलिटी को। अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हुई तो बेटा जी टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज करेगी, सोल्यूबिलिटी विल डिक्रीज। और अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई, ऐसे रिएक्शंस जो हीट एब्जॉर्ब करती हैं, जिनको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ऐसी रिएक्शंस के लिए अगर हमारा सोल्यूबिलिटी, जब हम किसी चीज को सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, अगर वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ, तो जब आप उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर ऐसी एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं बेटा जी, तो बेटा जी ऐसी रिएक्शंस के लिए सोल्यूबिलिटी जो होती है वो भी इंक्रीज करती है। इंक्रीज करती है कि नहीं करती है, समझ आई कि नहीं आई बात? बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर्स के अंदर पहले आया हुआ है। लेकिन इसको एक बात बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ध्यान से समझ लेंगे, इसको समझाया कैसे जाता है, ली चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से
कुछ लोग ऐसा कह देते हैं डायरेक्टली कि सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने से, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहता हूं बेटा जी। क्यों नहीं कहता हूं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं, अगर आप NaOH को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो पानी को ऑटोमेटिकली गर्म कर देता है। पानी के अंदर जाते ही NaOH सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, आप लिक्विड यानी पानी में आप उसको घोलेंगे तो वो क्या सॉल्वेंट्स अपने आप सॉल्यूशन को गर्म कर देता है, यानी वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है। और अगर ऐसी रिएक्शंस के लिए आप ऐसी सॉल्युबिलिटी के ऐसी प्रोसेस के लिए आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज करती है, बढ़ती नहीं है ऐसी रिएक्शंस के लिए, ऐसी प्रोसेसेस के लिए। तो अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है तो मैं एक सेकंड फैक्टर और है इसका, जरा उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, जरा उसको भी समझ लेते हैं क्या कहानियां हैं वो। जरा बहुत ही मजेदार और आसान कहानियां हैं। सेकंड फैक्टर है मेरा प्रेशर का फैक्टर। अब देखना यह है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। जरा देखिए बेटा जी, जैसे सपोज दैट ये डस्टर आपको दिख रहा होगा, सॉलिड चीज है कि नहीं है? सॉलिड है। अगर इस डस्टर को मैं प्रेस करने बैठ जाऊं, ऐसे प्रेशर लगाऊं, प्रेस कर रहा हूं मतलब प्रेशर लगा रहा हूं इसके ऊपर, तो क्या मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाने से इसमें कोई फर्क ला पा रहा हूं? कोई चेंज हो पा रहा है? इस मार्कर को अगर मैं प्रेस करने लग जाऊं ऐसे बैठ करके, प्रेशर एक्सर्ट करने लग जाऊं इसके ऊपर, प्रेशर लगाने लग जाऊं, तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? यानी कभी भी आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी सॉलिड चीज के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ता हुआ देखा है क्या आपने? कभी सॉलिड चीज के ऊपर कभी कोई प्रेशर का इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, तो सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पर भी प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा भाई? कुछ नहीं होगा ना। समझ रहे मेरी बात को? यानी कि अगर मैं सीधा सीधा बोलूं, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द solubility of solid in liquid because solids does not have any effect of pressure on them। यानी सॉलिड के ऊपर प्रेशर का कभी कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, और सॉलिड के ऊपर जब प्रेशर का कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है तो बेटा जी सॉलिड की सॉल्युबिलिटी, जब आप सॉलिड को सोल्यूबल कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पर क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ना। सीधी सी तो बात है भाई, सीधी सी तो बात बोल ही रहा है, जरा सुन लो इस बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सोल्युबिलिटी। ये था हमारा सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की बातें। अब मैं आपको बताता हूँ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर मैं इसी को यहीं से बस इरेज करके यहाँ पर लिख दूँ तो अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है हमारा? सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बातें आ जाती है हमारी। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की बातें आती हैं। तो देखिएगा इस बात को समझना कैसे है बेटा जी। इसके अंदर दो इफेक्ट होते हैं इसके भी। पहला इफेक्ट इसका प्रेशर ही होता है, इसका भी इफेक्ट। प्रेशर पहला इफेक्ट होता है। अब प्रेशर के इफेक्ट को समझने के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट भी यही है इसका, प्रेशर इफेक्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। गैसेस के ऊपर तो प्रेशर का काफी इफेक्ट पड़ता है। सपोज दैट कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है मैंने और यहाँ पर एक पिस्टन सेट किया हुआ है, ये गैस भरी हुई है, ये तो गैस है हमारी, ये मेरा सॉल्वेंट है। अब मैंने क्या किया, पहले केस में तो क्या किया, ये फर्स्ट केस में तो ये था, सेकंड केस में हमने क्या कर दिया, फर्स्ट केस में क्या था कि पिस्टन यहां पर था और ये इतना पोर्शन गैस से भरा हुआ था। सेकंड केस में क्या किया, हमने इस पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस कर दिया। नीचे की तरफ प्रेस किया तो बेटा जी क्या देखने को मिला कि गैस जो है ना इस सॉल्वेंट के अंदर जाकर के डिसॉल्व, कुछ पार्टिकल्स यहाँ रह गए होंगे। सेकंड केस में ऐसा देखने को मिला। यहां से क्या पता लगा कि जब आपने पिस्टन नीचे दबाया तो पिस्टन दबाया मतलब प्रेशर लगाया और प्रेशर दबाया मतलब सोल्यूबिलिटी, गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड के अंदर इंक्रीज कर गई कि नहीं कर गई। तो यहां से मैं क्या कहता हूं
यहां से एक साइंटिस्ट आए हमारे, जिनका नाम था हेनरी, और उन्होंने अपना लॉ दिया जिसको नाम हेनरीज लॉ रखा गया, जिसका नाम, उनने बोला कि द अमाउंट ऑफ ए गैस डिसॉल्व्ड इन ए पर्टिकुलर लिक्विड, the amount of a gas dissolved in a particular liquid at constant temperature is directly proportional to the amount of pressure applied on that gas. अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या बोला, the amount of a gas dissolved in a particular liquid at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas. यानी जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा अमाउंट गैस का लिक्विड के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अगर मैं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में लिखूं यहाँ पर, तो अमाउंट को अगर m से लिख दिया जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p बना दिया गया वो। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो m इज इक्वल्स टू kp लिख दिया गया यहाँ। लेकिन जैसे ही हेनरी ने एक लॉ दिया जिसका नाम हेनरी लॉ रखा गया, एक साइंटिस्ट आए हमारे जिनका नाम डाल्टन होता था। डाल्टन ने इसका जरा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे दिया। लॉ कुछ इस तरीके का ही बताया उनने, लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे दी उनने। क्या कह दिया जरा उनने, देखते हैं हम जरा उनने क्या बोला। ये बात सुन तो ले जरा उनकी बात है। उनने बोला, डाल्टन ने क्या कहा, डाल्टन लॉ दिया गया। उनने बोला कि भाई ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर गैस डिसॉल्व्ड है पहले से। ये कहते हैं इस गैस का जो प्रेशर, इस जगह जो प्रेशर होगा ना, अगर गैस का प्रेशर चेक करूं मैं कंटेनर के ऊपर, यानी उस लिक्विड के ऊपर कितना प्रेशर गैस का होगा, ये बात डिपेंड करती है कि गैस पहले से इस लिक्विड के अंदर कितनी घुली हुई है। अगर इसको मैं गर्म करना शुरू करूंगा, इसको मैं हीट करना शुरू कर दूं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये गैस यहाँ पर चली जाएगी ऊपर, खाली एरिया में जो वैकेंट स्पेस है इसके अंदर पहुंच जाएगी। तो कहता है कि गैस का जो प्रेशर होगा, द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड is directly proportional to the amount of gas dissolved in that particular liquid. Is it okay or not? क्या कहता है, the pressure of the gas over a liquid is proportional to the amount of gas dissolved in that liquid. अब जब डाल्टन ने ये लो दिया तो ये अमाउंट ऑफ गैस जो था इसको x से डिनोट कर दिया गया बेटा जी। तो कह दिया गया x यानी मोल फ्रैक्शन बोल दिया गया अब की बार इसको, यानी कि गैस का प्रेशर लिक्विड के ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर कितना होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन दैट लिक्विड। तो मोल फ्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू p लिखा गया। फिर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो कुछ इस तरीके का बन गया, x इज इक्वल्स टू k डैश p रख दिया यहाँ पर। फिर ऐसा कुछ किया गया, p इज इक्वल्स टू 1 अपॉन k डैश इंटू x बन गया। इस 1 अपॉन k डैश को बेटा जी kh नाम दे दिया गया, kh इंटू x बन गया, यानी 1 अपॉन k डैश इज इक्वल्स टू kh नाम रखा गया। और ये kh क्या होता है, जरा मैं इसको हेनरी लॉ को हटा देता हूँ यहाँ से, इसको क्लियर कर देते हैं हम लोग यहाँ से। स्टेटमेंट आपने लिख ली होगी, यहाँ से ऑलरेडी नोट कर लिया होगा आपने।
अब ये KH क्या होता है यहाँ पर, इस KH का नाम ही क्या रख दिया गया है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट नाम रख दिया गया, हेनरीज लॉ कांस्टेंट नाम रखा गया। अब देखिएगा बना क्या, इक्वेशन क्या बन गई, P बराबर KH इंटू में X। अगर मैं बोलूं X इज इक्वल टू P अपॉन KH, तो बेटा जी देखो अगर KH इंक्रीज करता है तो बेटा जी सॉल्युबिलिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है कि नहीं करती है। दूसरी बात, KH डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, जो आप गैस ले रहे होंगे उसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि KH की वैल्यू क्या होगी। उसके साथ ही साथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो KH भी इंक्रीज होगा। अब देखिएगा अगर KH इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब X डिक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो इस तरीके से मैं क्या कहता हूं, इस बात को समझना जरा, बहुत ध्यान की बात, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं आपको। क्या बात है, अगर KH इंक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। अगर मान लो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे, टेम्परेचर बढ़ाने से KH बढ़ रहा है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो KH बढ़ेगा, और KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। इसीलिए कहा जाता है हाई टेम्परेचर पर जो एक्वेटिक लाइफ होती है ना, वो एक्वेटिक लाइफ की लाइफ जो होती है वो अनस्टेबल हो जाती है, यानी ज्यादा टेम्परेचर पर ओशियंस, रिवर या जो भी चीजें होती है उनके अंदर अगर कम टेम्परेचर रखा जाता है, उनमें जो भी मछलियां हैं, जो भी एक्वेटिक लाइफ, जो भी पानी में रहने वाले जो भी जीव जंतु है, वो लो टेम्परेचर पर ज्यादा इजीली सरवाइव कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर पर उनको सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया KH का टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है KH पर, तो KH टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाता है। जनरली जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं जनरली टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शंस ही होते हैं, लेकिन ये साथ साथ नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करता है, अब मैं बता दूं आपको कुछ एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, जरा देखिएगा एप्लीकेशंस क्या क्या है हेनरी लॉ के। एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं हेनरी लॉ के, जरा देखो एप्लीकेशंस of Henry's law. First is in cold drinks या aerated drinks भी कहते हैं उनको, या सॉफ्ट ड्रिंक्स भी कह देते हैं हम लोग। कोल्ड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक को जब हम बोतल को बंद करते हैं, कोल्ड ड्रिंक की जो फैक्ट्री है जहां पर कोल्ड ड्रिंक बनती है, वहां पर जो कोल्ड ड्रिंक को बना करके मैन्युफैक्चर करके और बंद किया जाता है, उस टाइम पर उसके अंदर हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भर के तब बंद किया जाता है। हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्टोर किया जाता है। तो मैंने बताया कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। तो फर्स्ट हमने क्या बता दिया, कोल्ड ड्रिंक या एरिएटेड ड्रिंक्स के अंदर जब बोतल को खोलते हैं तो वो हमें एक आवाज सुनाई देती है गैस निकलने की, वो क्या होती है, वो कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंडर हाई प्रेशर स्टोर्ड थी। जब आपने प्रेशर कम करना शुरू किया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई, पहला एप्लीकेशन। सेकंड सुन लीजिएगा, स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स का मतलब क्या होता है बेटा जी, जब कोई भी इंसान डाइविंग करते हैं सी के अंदर, सी डाइविंग करते हैं, तो वो साथ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। उस ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर क्या होता था, पहले के टाइम में क्या होता था, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, ऑक्सीजन के साथ साथ, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है, तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी साथ साथ उस सिलेंडर के अंदर भर जाती थी। अब ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो जाती थी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के अंदर, बायोलॉजिकल रिएक्शन जितने भी चल रही हैं बॉडी के अंदर, उनके अंदर कंज्यूम हो जाती थी, लेकिन नाइट्रोजन उसके अंदर कंज्यूम नहीं हो पाती थी। लेकिन नाइट्रोजन अंडर प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर चली जाती थी।
लेकिन जब वो इंसान बाहर आते थे स्कूबा डाइविंग करके जब वो सरफेस पर वापस आते थे तो प्रेशर होगा कम, क्योंकि जब नीचे था तो पानी का प्रेशर ज्यादा था, पानी का प्रेशर होने से काफी प्रेशर बढ़ा हुआ था, लेकिन जब वो वापस आते हैं ऊपर सरफेस के ऊपर तो प्रेशर हो जाता है कम। अब वो नाइट्रोजन जो कंज्यूम नहीं हो पाई अंदर, वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, और जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो हमारी जो वेन्स होती है इनको फाड़ना शुरू कर देती है, यानी फुंसिया जैसे कुछ फोड़े फुंसी जैसा कुछ निकलना शुरू हो जाता है, उसमें से वो नाइट्रोजन एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाती है और उससे इंसान की जान भी जा सकती है। और ऐसी प्रॉब्लम्स को हम बेंट्स कहते हैं, बेंट्स नाम की प्रॉब्लम कहते हैं। स्कूबा डाइवर्स को कौन सी बीमारी हो जाती है? बेंट्स नाम की बीमारी हो जाती है। एक लास्ट एप्लीकेशन में आपको बता देता हूं, ब्रीथिंग सिकनेस या एल्टीट्यूड सिकनेस भी कहते हैं उसको हम लोग। क्या होता है कि बेटा जी जब किसी इंसान को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, अस्थमा वगैरह की किसी को अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि आपको ज्यादा हाइट वाली जगह पर नहीं जाना है, पहाड़ी एरिया में हिल स्टेशंस पर घूमने फिरने या ज्यादा हाइट वाली जगह पर आप ना जाएं, क्योंकि हाइट पर जब जाते हैं तो ऑक्सीजन का प्रेशर वहां पर कम होता है और उस ऑक्सीजन के प्रेशर के कम होने की वजह से उस इंसान को ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकती है और ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से उसका ब्रेन जो है, उस ब्रेन की जो थिंकिंग एबिलिटी है वो कम हो जाती है, हेडेक होना शुरू हो जाता है, यानी उस तरीके से उस इंसान को अगर कंप्लीट पूरे तरीके से ऑक्सीजन ना मिले उस टाइम पर तो इंसान डेड भी हो सकता है, इंसान की डेथ भी हो सकती है। और ऐसी प्रॉब्लम को हम लोग ब्रीथिंग सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस या एक साइंटिफिक नाम दिया गया उसको एनोक्सिया कहते हैं हम लोग। दैट प्रॉब्लम इज नोन एज ब्रीथिंग सिकनेस, altitude sickness, or also known as anoxia. The chemical, or we can say chemical name of that sickness is anoxia. Now I am going to discuss the next effect, next factor on which solubility of gas in liquid depends. That is the effect of इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये जनरल सा इफेक्ट है, ये सिंपल सा इफेक्ट है, ये सिंपल सा इफेक्ट है। ये सिंपल इफेक्ट क्या है? अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बेटा जी सिंपल सी बात है, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेस। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड के अंदर डिक्रीज करेगी ही करेगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी गैसियस पार्टिकल्स की तो गैसियस पार्टिकल्स रैंडम मोशन करना शुरू कर देंगे, और रैंडम मोशन करना शुरू करेंगे तो वो फ्रीली मूव करने की कोशिश करेंगे, और फ्रीली मूव करेंगे तो उसी की वजह से वो बाहर निकल जाएंगे लिक्विड से और सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती दिखेगी आपको, डिक्रीज हो जाएगी सोल्यूबिलिटी। सो दिस इज द लास्ट इफेक्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द व्हाट इज solubility, what is solubility of solid in liquid, what are the factors on which solubility of liquid, solubility in liquid depends, solubility of solid in liquid depends, and next is solubility of gas in liquids, factors on which solubility of gas in liquid depends. All these are the topics of today's class. So now we have discussed all the topics of today's lecture. सो आप लोग क्या करना है आपको कि जो भी मैंने पढ़ाया है यहाँ पर, जो भी आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है उसको आप लोग एक बार घर पे जाकर के घर पे उसको जरूर रिवाइज करेंगे, और जो भी इससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चंस मिले आप क्वेश्चंस बहुत इजीली उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके अलावा कोई भी डाउट आपको आता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन है, और अगर आपने इस चीज को आप अच्छे से देखिएगा, अगर कोई वीडियो समझ नहीं आती, कोई चीज समझ नहीं आती तो आप वीडियो दोबारा से उसको देखिएगा जा करके। फिर भी कोई कॉन्सेप्ट वीक रह जाता है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और
आप अपना जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हाथ के हाथ साथ साथ कंप्लीट करते रहे, क्योंकि अगर आप लैग कर जाएंगे, पीछे छूट जाएंगे, तो फिर आपके लिए एक बर्डन क्रिएट हो जाएगा, आपको लगेगा कि ज्यादा वीडियोस इकट्ठी हो गई हैं। तो डेली का वीडियो आप डेली देखिएगा, ताकि आपको अपना बेनिफिट मिलता रहे, अपने आप को बेनिफिट मिले और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प रहे। तब तक के लिए आप अपने अपने घर पे रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और हेल्दी रहेंगे और सबको खुशियां बांटते रहेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, सबको बताएंगे वीडियो के बारे में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।